साथियों, विवेक ओझा ऑफिशियल चैनल के ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह ट्रंप की सनक है जो उनके आर्थिक सामरिक नीतियों में दिख रही है। इस विषय पर डिटेल्ड चर्चा करने के पहले आपको बता दूं कि आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि वो कौन से सबसे बड़े कारण हैं जिनसे ट्रंप ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो दुनिया के कई देशों को रास नहीं आ रहा है। ट्रंप के निर्णयों को ऊट पटांग निर्णय कहा जा रहा है। ट्रंप क्यों ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज से भाग रहे हैं? उन्हें डब्ल्यूएचओ भी पसंद नहीं आ रहा है, उसको छोड़ने की बात कर दी। यूनिसेफ में भी नहीं रहना, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल भी उन्होंने छोड़ दिया, उसमें भी नहीं रहना। पेरिस डील भी उन्हें नहीं भा रही है, कोई भी ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन से नहीं जोड़ना चाहते। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर भी सैंक्शंस लगा दिया। आईसीसी के जो अधिकारी हैं, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो अधिकारी हैं, वो अमेरिका में विजिट नहीं कर सकते। उनके असेट्स को भी फ्रीज करने का निर्णय कर दिया है। कनाडा, मैक्सिको, ग्रीनलैंड के क्षेत्रों को अपना बता रहे हैं और विवादों को बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर से अमेरिका में आए अवैध प्रवासियों को चुटकियों में यूएस से बाहर निकालने पर ट्रंप उतारू हैं। नेटो के मिशनों में भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते, नेटो से निकलने तक का संकेत दे दिया। आखिर ट्रंप ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सवाल लोग जानना चाहते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ट्रंप हर समय चर्चा में बने रहना चाहते हैं और ग्लोबल मीडिया को हर दिन नया कंटेंट देने वाला कंटेंट प्रोवाइडर बन गए हैं, या बात कुछ और है? आतंकवाद के मुद्दों पर बाइडेन से अधिक सख्त रुख कैसे दिखा रहे हैं ट्रंप, इसकी भी चर्चा करते हैं। वर्ल्ड बैंक में कोई भी सहयोग नहीं करना चाहते, वर्ल्ड बैंक से बाहर निकलने तक की धमकी दे दी। जितने भी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे बाहर निकल करके ट्रंप कहां जाने वाले हैं, इसका कोई अता पता नहीं है। तो साथियों, इन सब के पीछे जो सबसे पहला बड़ा कारण है वो है ट्रंप का एक एजेंडा, जिसके चलते वो चुनाव भी जीते, और वो है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी। और उसमें भी सबसे प्रबल फैक्टर है जो ट्रंप ने जोड़ा है, वो है इकोनॉमिक नेशनलिज्म यानी आर्थिक राष्ट्रवाद। ट्रंप अमेरिका और अमेरिकन्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यूएस के संसाधनों, पैसों पर अमेरिका का हक है, अमेरिकियों का हक है। उसे व्यर्थ के कामों में नहीं खपाया जा सकता या व्यर्थ किया जा सकता। ट्रंप अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए एक प्योर अमेरिकन आइडेंटिटी और सॉलिडेरिटी यानी अमेरिकन सॉलिडेरिटी की राह पर देश को चलाना चाहते हैं। और ट्रंप इसके लिए मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांतों को तिलांजलि भी देने को तैयार हैं, क्योंकि उनके हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ट्रंप एक विशेष प्रकार के ग्लोबल रीजनलिज्म यानी वैश्विक क्षेत्रीयतावाद को हवा दे रहे हैं, जिसमें जेनोफोबिया है, जिसमें एंटी एलजीबीटी सेंटिमेंट है। और अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि कैसे एलजीबीटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, खासकर जो एलजीबीटी के ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, उन्हें स्पोर्ट्स में भाग नहीं लेने देने के लिए बैन लगा दिया ट्रंप ने। इस तरीके की चीज़ें लगातार की जा रही हैं और अमेरिकन ग्लोरी के लिए देश के लोगों से लगातार वो गुहार लगा रहे हैं। इसके लिए शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ग्लोबल कॉमन्स को भी साइड करने के लिए ट्रंप तैयार हैं। ग्लोबल वैल्यूज़ को वहीं तक वो मानना चाहते हैं जहां तक वो यूएस के इंटरेस्ट से मेल खाता है। साथियों, दूसरा प्रमुख कारण जो ट्रंप के इन सब नीतियों के पीछे है, यानी ट्रंप के जो ये ऊट पटांग निर्णय लगातार दिख रहे हैं कि इतना टैरिफ लगा देंगे, इनको इस तरीके से वार्निंग दे रहे हैं, अलग अलग देशों को अलग अलग प्रकार की धमकियां दे रहे हैं, उन सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो ट्रंप को कठोर आर्थिक नीतियों को लागू करवाने को मजबूर करने वाला जो एक फैक्टर है, और कनाडा, मैक्सिको, चीन को झटका देने की वो जो बात कर रहे हैं, उसके पीछे अमेरिका का बढ़ता रिकॉर्ड तोड़ व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट है, जो हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अंत तक बढ़कर 918.4 बिलियन डॉलर हो गया है। दिसंबर 2024 में यूएस के ट्रेड डेफिसिट में 24% की वृद्धि हो गई, जो केवल दिसंबर माह में ही 98.4 बिलियन डॉलर था। अमेरिका के आयात में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है और अमेरिका के निर्यात में कमी आई है। दुनिया के देशों में यूएस का सामान कम जा रहा है और यूएस में ज़्यादा सामान आ रहा है।
इसके चलते यूएस बढ़े हुए इंपोर्ट बिल का सामना कर रहा है। जापान के साथ अमेरिका 68 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा झेल रहा है और यूएस को व्यापार घाटे में चीन, कनाडा, मेक्सिको, भारत भी लगातार झटका दे रहे हैं। इसलिए ट्रंप में बौखलाहट सी आ गई है कि ये विकासशील देश अमेरिका जैसे सुपर पावर को मार्केट एक्सेस देने में कोताही करेंगे तो क्या हम इन्हें बख्शेंगे? ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया, लेकिन दर्द के साथ। वो दर्द तब दिखता है जब ट्रंप भारत से यूएस गुड्स पर टैरिफ में कमी करने की बात बार बार दोहराते पाए जाते हैं। इस बार इंडिया ने कुछ गुड्स पर टैरिफ में कमी भी कर दी है, क्योंकि मोदी की जो यूएस विजिट होनी है उसमें कई बड़े सामरिक लक्ष्यों पर साथ काम करने की सहमति भी बनानी है। दूसरी तरफ ट्रंप ने जापान को भी साफ तौर पर कह दिया है कि भाई ट्रेड डेफिसिट घटाना है। इस पर जापान ने यूएस में $1 ट्रिलियन का निवेश करने का भी वायदा कर दिया है। ट्रंप की इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी यानी जो आर्थिक असुरक्षा की भावना उनके मन में है, उसकी जांच इस बात से ही की जा सकती है कि उन्होंने हाल में एक स्पष्टीकरण दिया है कि जापान का निप्पन स्टील पिट्सबर्ग हेडक्वार्टर्ड यूएस स्टील को $14.1 बिलियन में अधिग्रहण नहीं करेगा, एक्विजिशन नहीं करेगा, बल्कि यूएस में निवेश करेगा। ट्रंप का कहना है नो परचेज, ओनली इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर अमेरिकन जो असेट्स हैं उनको परचेज कर लिया जाएगा तब भी अमेरिका की जो माली हालत है, अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कमजोरी आएगी। लेकिन अगर दुनिया भर के अलग अलग देशों का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में बढ़ेगा तो अमेरिका आर्थिक रूप से और ज़्यादा सशक्त होगा। ये बात वो सिद्ध करना चाहते हैं अमेरिकियों को कि वो ऐसा करवाने में सक्षम है और वो ऐसा करवा करके ही रहेंगे। इसलिए उन्होंने जापान को भी इस तरीके की बात कर दी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया कि यूएस एड द्वारा दी जाने वाली मानवतावादी सहायताओं के लिए जो फंडिंग दी जाती थी अमेरिका के द्वारा, वो न देने का निर्णय किया और यूएस एड के कुल 10,000 कर्मचारियों में कमी करते हुए उसे 300 कर्मचारी तक करने का निर्णय किया है। ट्रंप का कहना है कि यूएस एड पिछले कुछ समय से लगातार मूर्खतापूर्ण फंडिंग दुनिया भर में बांट रहा है, तो जो कहीं से भी तार्किक नहीं है। अमेरिका का ये पैसा फालतू कामों पर खर्च नहीं होना चाहिए, ऐसा ट्रंप का मानना है। उन्होंने कहा कि इजराइल में सेक्टेरियन वायलेंस सॉल्व करने में यूएस एड ने $500,000 दे दिए। चीन के वुहान लैब में बैट वायरस रिसर्च के लिए एक एनजीओ इको हेल्थ अलायंस को $5 मिलियन यूएस एड द्वारा दे दिया गया। एक अल कायदा लिंक्ड टेररिस्ट ग्रुप को $10 मिलियन की फंडिंग यूएस एड ने दे दी। ट्रंप प्रशासन इस बात पर भी खफा है कि कैसे यूएस एड ने $1 मिलियन एलजीबीटी ग्रुप्स और उनके एक्टिविज्म के लिए दे दिया। $2 मिलियन ग्वाटेमाला में दे दिया, सेक्स चेंज और अलग अलग प्रकार के जो जेंडर इश्यूज हैं उन सब मामलों में दिया। लैटिन अमेरिकी देशों में, जमैका में एलजीबीटी कम्युनिटी को फंडिंग की गई है। इस पर एलन मस्क ने भी कहा है कि क्रेजी वेस्ट ऑफ टैक्स मनी है ये सब। और इस बात पर यहाँ ब्रिटेन का भी ध्यान आता है कि ब्रिटेन ईयू से कैसे बाहर निकला होगा। ईयू में फंडिंग देनी होती थी, कंट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देना होता था ब्रिटेन को, और जो कि ईयू का जो पूरा बजट था उसका 12 से 15% के आसपास था और लगातार वो बढ़ ही रहा था। तो ईयू के कई ऐसे देश हैं जैसे ग्रीस, पुर्तगाल, वो सब इकोनॉमिक बैंकरप्सी यानी आर्थिक दिवालियापन का सामना कर रहे थे, कहीं रिसेशन, कहीं अलग अलग प्रकार का इकोनॉमिक पैरालिसिस। तो ऐसी स्थिति में ईयू को अपने मेंबर स्टेट्स को बेल आउट पैकेजेस देना होता था। तो ब्रिटेन को लगा कि भाई इन सब देशों के कंगालीपन को दूर करने के लिए हमारे संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है, हम ऐसा क्यों करने दें। हम पहले ब्रिटेन फर्स्ट की पॉलिसी पर चलें, हम सबसे पहले अपने देश को मजबूत करें, अपने देश में संसाधनों को लगाएं। तो यहाँ से जो एक इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म यानी जो आर्थिक संरक्षणवादी नीति की धारणा उभरी ब्रिटेन के मन में, उसी ने उसको इंस्पायर किया कि वो ईयू से बाहर निकले। ऐसा आज दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। खाड़ी देशों में भी ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि पहले हमारे संसाधन, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट हैं या जॉब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उन सबको उस देश के नागरिकों के लिए यूटिलाइज करवाने के लिए काम किया जाए, न कि जो विदेशी हैं या किसी दूसरे देश से आए हुए नागरिक हैं उनके लिए ये सब किया जाए। और इसीलिए कठोर निर्णय लिए जा रहे हैं और इन सब के पीछे कई कारण हैं।
जिस तरीके से दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही है, यूएस जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, या इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है, और उसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर्स, कोरोना वायरस, ग्लोबल सप्लाई चेन जिस तरीके से बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, ये सब ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते दुनिया के जो महाशक्ति कहलाने वाले देश हैं वो सब भी इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की धारणा लेकर के चल रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा समस्या आगे फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपने नागरिकों को एक मैसेज दें कि वो किस तरीके से उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर याद आता है दादा भाई नौरोजी का ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत, यानी धन का पलायन का सिद्धांत, कि दादा भाई नौरोजी ने जिस तरीके से कहा था कि ब्रिटेन यहाँ से पूरा धन इकट्ठा करके इंडिया से बाहर ले जाता था और उससे रिच हो गया, वही धारणा ट्रंप के मन में भी है कि कनाडा हो, मैक्सिको हो, चीन हो, जापान, दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं वो सब रिच हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। वो अमेरिका के उसमें अमेरिका का एक बड़ा रोल है, लेकिन इन सब के द्वारा अमेरिका को एम्पावर नहीं किया जा रहा है, यानी अमेरिकन गुड्स को ये सब ज़्यादा नहीं खरीद रहे हैं या ज़्यादा मार्केट नहीं दे रहे हैं। अमेरिका पर ज़्यादा से ज़्यादा जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो सब इम्पोज कर रहे हैं। इसलिए जो है ट्रंप ने इतने बड़े बड़े फैसले लेने शुरू किए। यहाँ पर यह भी ध्यान आता है कि कैसे जब भारत ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म झेल रहा था तो उस दौर में दादा भाई नौरोजी के अलावा महादेव गोविंद रानाडे, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। जिस तरीके से गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक जैसे लोग, आरसी दत्त जैसे लोगों ने आर्थिक जो नीतियों की बात करी थी, यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो बात की थी, वो आज के समय में देखी जा रही है कि ग्लोबल लेवल पे तमाम देश आज इस बात के लिए बहुत सतर्क हो गए हैं कि वो अपने रिसोर्सेस को कैसे अपने नागरिकों के लिए यूटिलाइज करें। तो इसके चलते एक अलग प्रकार का ग्लोबल लेवल पे, हालांकि ग्लोबल लेवल पे रीजनलिज्म शब्द उपयुक्त नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर एक क्षेत्रीयतावादी भावना उभर रही है। और इसके चलते दुनिया में ग्लोबलाइजेशन की जो ताकतें हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, यानी एलपीजी की जो ताकतें हैं, उन सब पर भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ग्लोबल मोबिलिटी है, लेबर है, गुड्स है, सर्विसेज है, कैपिटल है, इनका जो फ्री फ्लो रहा है, इन सब चीज़ों पर भी असर पड़ रहा है। तो इसलिए आज के समय में हम देख सकते हैं कि ट्रंप की नीतियों के पीछे यही प्रमुख कारण हैं जिनके चलते ट्रंप इतने कठोर फैसले ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर चलना है। अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स वो लंबे समय से झेलते रहे हैं, यानी अमेरिकन्स ने इस बात को देखा है कि कैसे 2001 से लेकर 2020 तक अफ़गानिस्तान में जो अमेरिका की फ़ौजें वहाँ पर गईं, उन्होंने $1 ट्रिलियन का लॉस झेला। किस तरीके से अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए, उसमें कितना पैसा खर्च हुआ। सोमालिया में, क्रोएशिया में, अलग अलग जगहों में, दुनिया के तमाम देशों में अमेरिका ने जो ग्लोबल सिक्योरिटी वॉच डॉग की भूमिका निभाई और उसमें जो पैसे खर्च किए, नेटो के मिशंस में जो पैसे खर्च किए, अब वो सब इनको जो है बहुत तार्किक नहीं लग रहा है ट्रंप को कि भाई अब पहले हमें अपने को मजबूती देनी है, बाद में ये सब चीज़ें देखनी है। तो इसलिए कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ट्रंप पैसा नहीं खर्च करना चाहते। वो कहते भाई अपना अपना देखो। छोटे छोटे जो देश हैं अगर ग्लोबल वार्मिंग झेल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज झेल रहे हैं, सुनामी झेल रहे हैं, अमेरिका क्यों पैसा दे? क्यों अमेरिका ग्रीन क्लाइमेट फंड में पैसा निकाल करके देगा एडेप्टेशन और मिटिगेशन के लिए? ऐसा ट्रंप का सोचना है। हालांकि विकासशील देश कहते हैं कि भाई तुम लोगों ने ही ऐसी स्थितियां बनाई जिसके चलते आज विकासशील देश और छोटे छोटे देश ऐसा सब झेल रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये काम करना चाहिए। लेकिन ट्रंप की राय कुछ और है। और उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से रशिया बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है पिछले 2 साल से 3 साल से, और चाइना का जिस तरीके से उभार रहा है, और उसके साथ साथ इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध के चलते अमेरिका का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं धूमिल सा दिखने लगा। तो अमेरिका को एक अलग प्रकार का एक्टिविज़म भी शो करना है ऐसे में, क्योंकि वो जब तक ये बात नहीं प्रूव करेगा कि मिडिल ईस्ट में वो एक मजबूत ताकत है, सीरिया में एक मजबूत ताकत है, या और सब जगहों पर है, तो उसके लिए ट्रंप को कुछ बड़े घातक फैसले
लेने पड़ेंगे, ऐसा ट्रंप को लगता है। और ट्रंप इसीलिए उन्होंने कनाडा को भी धमकाया और सबको धमकाया। तो साथियों, आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।